नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कई बड़े औद्योगिक घराने उद्योग स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। बावजूद इसके लोगों की आर्थिकी का मुख्य आधार कृषि और संबद्ध क्षेत्र है। प्रदेश के अधिकांश लोग बेमौसमी सब्जियों और फलों के उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े हैं, जो उनकी आर्थिकी का मुख्य साधन है। उन्होंने कृषि और पशुपालन क्षेत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने ऊना दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के अथक प्रयासों से क्षेत्र में व्यापक विकास हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरोली के साथ साथ राज्य के हर क्षेत्र के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश भर में विकास का मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिला में विकास कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान बनाई गई नीतियों का प्रतिफल है और जिला में और कई विकास परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला में स्वां नदी तटीकरण परियोजना के काम को आरंभ कर लिया है, जिसे सफलतापूर्वक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके तहत स्वां नदी की सभी 73 सहायक नदियों का तटीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की ऐसी एकमात्र परियोजना है जिसमें मुख्य नदी के साथ साथ सभी सहायक नदियों को भी तटबद्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाथू में 27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 133 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस उपकेंद्र से क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री ने बाथू में ही 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 33 केवी विद्युत उपकेंद्र की आधारशिला भी रखी। इस उपकेंद्र से क्षेत्र की 8 पंचायतों के लगभग 8,600 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने 17 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से संतोषगढ़ में पंजाब की सीमा से ऊना तक बनखंडी झलेड़ा सड़क मार्ग के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए भूमि पूजन किया, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। उन्होंने हरोली में उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। मैं कहता हूँ कि बेशक हम बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर बन रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, मगर वास्तविकता में इनके साथ साथ अगर हमें आर्थिक शक्ति मिलेगी, हमारे किसानों का अगर उत्थान होगा, वो होगा गांव में जाकर खेती से होगा, उसी से ही हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छी खुशहाली आई है। हर जिले के अंदर किसान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारे किसानों को अपने उपज को पैदा करके, अनाज को पैदा करके, सब्जियां पैदा करके, बेमौसमी सब्जियां पैदा करके, फूल पैदा करके एक नई अर्थव्यवस्था जो है हमारे प्रदेश के अंदर आई है। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर नगर परिषद की मासिक बैठक के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब नगर परिषद के ही वार्ड नंबर 9 के मनोनीत पार्षद ने नगर परिषद के उप प्रधान धर्मेंद्र शर्मा पर रास्ता रोकने का आरोप लगा दिया। बैठक में काफी देर तक चली इस गहमा गहमी को रोकने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष और अन्य पार्षदों को बीच बचाव करना पड़ा। हमीरपुर में नगर परिषद की मासिक बैठक में कई मुद्दे उठाए गए। कुछ पार्षदों ने वार्ड के लिए बजट का प्रावधान न होने पर चर्चा की। साथ ही बैठक में शहर में सीवरेज कार्य को जल्द पूरा करने के लिए आईपीएच विभाग को पत्र लिखकर अवगत करवाने के लिए प्रस्ताव डाला गया। बैठक में वार्ड स्तर पर पार्षदों से लंबित कार्य की लिस्ट ली गई ताकि विकास कार्य को जल्द पूरा करवाया जा सके। बैठक में मनोनीत पार्षद के द्वारा उप प्रधान पर लगाए गए आरोपों के चलते भी काफी देर तक माहौल गरमाया रहा और इस दौरान अन्य मामलों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। गौरतलब है कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में पार्षद के घर को 1982 में रास्ता पाया गया था, लेकिन 2010 में रास्ता कागजों से गायब हो गया था, जिस पर पार्षद के द्वारा शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष दीप कुमार बजाज का कहना है कि नगर परिषद की मासिक बैठक में लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और वार्ड 9 में पार्षद के घर के रास्ते के संबंध में भी कमेटी गठित कर जल्द जांच सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें नगर परिषद के नक्शे पास किए गए, कुछ लोगों को एक्सटेंशन दी गई, 1-2 बार खोलने के लिए एनओसी मांगी थी, वो भी दे दी गई। एक अवस्था हॉस्पिटल वालों ने कोई एक्सटेंशन की एनओसी मांगी थी, वो रिलीज कर दी गई।
एक एकेडमी की कोई एनओसी थी, वो भी दे दी गई। और बाकी जो सरकारी कार्य डेवलपमेंट के वो लिखे गए वार्ड वाइज सबके। पिछले कार्य बहुत समय से पेंडिंग पड़े हैं, बहुत लेट हो रहे हैं। स्पेशली जेई को कहा गया कि अगले काम जो वो जल्दी हों। जो कमेटी में बनता है प्राय ज़मीन लोगों की होती है, मालिक ज़मीन वो कहलाते हैं। नगर परिषद उसके ऊपर कब्जा करती है, रास्ता बनाती है। कब्जा कमेटियाँ कहना जाता है, मालिक ज़मीन का जो है वो मालिक रहता है। जैसे यहाँ कोई कार्रवाई है, वो रास्ते में ऐसा लगा कि 1982 तक वो रास्ता था, कमेटी के नाम उसका कब्जा था, लेकिन अब कुछ समय पहले से वहाँ कमेटी का कब्जा नहीं रहा है। ऐसी बात जो सुनने में आई है, तो उसमें 6 आदमी की कमेटी गठित कर दी है। वो जाएंगे और उससे हकीकत से जो सारे मेंबरान को अवगत करवाएंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायतों में सालों से सेवाएं दे रहे पंचायत चौकीदारों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। गत 20 सालों से भी अधिक समय से सेवाएं देने के बावजूद आज दिन तक नियमित न किए जाने पर सैकड़ों पंचायत चौकीदारों में गहरा रोष पनप रहा है। हमीरपुर में जिला पंचायत चौकीदार यूनियन के दर्जनों सदस्यों ने उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर जल्द सरकार से नियमित करने की मांग की। हमीरपुर में चौकीदारों ने अपने नियमितीकरण को लेकर आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। सालों से दैनिक भोगी बनकर सेवाएं दे रहे जिला हमीरपुर की 229 ग्राम पंचायतों में चौकीदारों को महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, जिस कारण अब मजबूरन अपने हकों के लिए पंचायत घरों से चौकीदार बाहर निकल पड़े हैं और उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। जल्द नियमितीकरण की मांग कर रहे चौकीदारों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन करने के लिए वे सड़कों पर उतरेंगे। चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष किशन चंद ने बताया कि सालों से पंचायत घरों में चौकीदार का काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियमित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द नियमित नहीं किया गया तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। पक्ष मिले कि जो हमारे को लगे 30 वर्ष हो गए, ना हमारे पास तक ड्यूटी की है सरकार ने, ना ही तो रेगुलर की है। हमारी मांग ये है कि जो 6 साल से ठीक है उनको दैनिक वेतन भोगी बनाया जाए और 6 साल से ऊपर उनको नियमित किया जाए। वो कितनी संख्या है आपकी? 229। आप आगे क्या चाहते हैं? हम आगे कहते हैं हमारे को मतलब नियमित किया जाए। अगर जल्द नियमित नहीं करती सरकार हमारे को, तो हम आंदोलन कर देंगे। वहीं महिला चौकीदार ने बताया कि करीब 20 साल से ज्यादा समय से वे चौकीदार के पद पर तैनात हैं, लेकिन आज तक नियमित नहीं किया गया है, जिससे चौकीदारों में गहरा रोष पनप रहा है। से पंचायत चौकीदार में कार्य कर रही और मुझे अभी तक ना डेली किया, ना मेरा ना मेरे को कोई पक्का किया, ना कुछ किया, ना मेरे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल है। क्या क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग ये करते हैं फिर मेरे को नजर होना चाहिए महीने के अंदर से मिलूंगी और उनको ऐसे बात करूँगी। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और निगम प्रबंधन के बीच अभी भी टकराव की स्थिति बरकरार है। मंगलवार को निगम के प्रबंध निदेशक आर.एन. बत्ता ने जहां कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का दावा किया, वहीं कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन पर इस मामले में कर्मचारियों को गुमराह करने के आरोप लगाते हुए मांगों को पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर शिमला के पुराने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया और परिवहन निगम व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, एकता जिंदाबाद, एमडीएचआरटी जिंदाबाद, निर्वाचन सरकार मुर्दाबाद। परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री सुभाष वर्मा ने कहा कि पिछले काफी समय से परिवहन मजदूर कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हर बार उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके लिए अब परिवहन कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। सुभाष वर्मा ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले 21 सूत्रीय अपना मांग पत्र प्रबंध निदेशक को सौंपा था। उन्होंने प्रबंध निदेशक पर आरोप लगाया कि उनके मांग पत्र को अनदेखा किया गया है। सुभाष वर्मा ने यह भी कहा कि निगम प्रबंधन ने जिन लोगों को वार्ता के लिए बुलाया था वो जेसीसी भंग हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि
प्रबंध निदेशक ने सरकार की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। जो हम धरना दे रहे हैं, हमने अपना मांग पत्र लगभग 1 माह पहले प्रबंध निदेशक महोदय को सौंपा था, जिसमें हमने 21 सूत्रीय मांग पत्र है। हमने कहा कि हमारा ये मांग पत्र जो है, इस पे प्रबंधक निदेशक वार्ता करे, परंतु मुझे लगता है कि प्रबंधक निदेशक ने हमारे मांग पत्र को दरकिनार करके जो कुछ जाली जेसीसी के लोगों को बुलाया है, जो भंग हो चुकी है, गत माह भंग हो चुकी है, सबसे बड़ा कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। मैं प्रबंधक महोदय को पूछना चाहता हूं कि महोदय, आपने किस वजह से उस जेसीसी को बुलाया जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, और झूठे वादे जो आपने किए हैं कि हमने ओवर टाइम दे दी, हमने नाइट दे दी, हमने और चीजें दे दी, आपने कुछ नहीं दिया है, आपने झूठे आश्वासन दिए हैं, ये मेरा मानना है। अगर आप 18 माह का ओवर टाइम हमारा जो दे है, जो चालक प्रचालक अपनी जेब से खर्चते हैं, उसका भुगतान कीजिए। आप जो हमारा चालक आज पहले 8500 रुपए लेता था, आज 6000 में आपने लगाया है, और प्रचालक को जो 7810 रुपए लेता था, आज ने आपने 4000 और बिना पैसे के कमीशन पे जो प्रचालकों को लगाया है, वो कौन सी पॉलिसी के तहत लगाया है? आपने सरकार की जो पॉलिसी है, मिनिमम वेज की जो 10,000 की पॉलिसी है, आपने उसका उल्लंघन किया है। इसका अर्थ यह जाता है कि आपको कोई भी इस पद पे बैठने की, जो आप इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक आप जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है टीएमएस, उसको वार्ता का बुलावा ना देकर आपने हजारों कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। मैं इस बात को आपके इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने जो जेसीसी के लोगों को बुलाया था, कौन सा मांग पत्र आपके पास उनका पेंडिंग पड़ा था, या कौन से आपने उन्होंने आपको नोटिस दिया था? नोटिस बीएमएस का था, भारतीय मजदूर संघ का नोटिस था, परंतु आपने जो है जाली लोगों को बुलाकर जो कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, उसका भुगतान कौन करने वाला है? ये आप प्रदेश की जनता बताएगी, ये प्रदेश के कर्मचारी बताएंगे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर प्रबंध निदेशक डॉक्टर RN बत्ता ने कहा कि जेसीसी से कर्मचारियों से उनकी मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अधिकतर मांगों को सरकार ने मान लिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओवरटाइम हर महीने की 22 तारीख को जारी किया जाएगा। 3 महीने का ओवरटाइम भत्ता पहले ही जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों से वार्ता करने के लिए हर वक्त तैयार है। इस बारे में हमने जेसीसी से काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की है, एक नहीं 2-3 बार की है। इनकी अधिकतर मांगे जो है मानी जा चुकी हैं। हमारे को जो चार्टर ज़्यादातर मिलते हैं, वो शुरू से ही प्रैक्टिस है, वो जेसीसी के माध्यम से आते हैं। जेसीसी में 4-5-6-7 ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग तरह के एफिलिएशन के लोग हैं, और वो इकट्ठे होकर एक जेसीसी फॉर्म करते हैं। तो हम हमेशा जेसीसी से बात करते रहे हैं, और इनकी अधिकतर मांगे जो कि ज़्यादातर मुख्यतः जो इनकी मांगे थी, सभी पूरी कर ली जा चुकी हैं। अभी जैसा आपको बताया गया, पीछे माननीय मंत्री जी ने भी इस बारे में कॉन्फ्रेंस की थी और रिलीज़ कर दिया है। 3 महीने का जो पेमेंट है वो 5.5 करोड़ के करीब दे दिया है। इसके अलावा हमने कल फैसला किया है कि हम हर महीने अब रिलीज़ कर दिया करेंगे। जो वो भी पिछला बकाया बचा, उसमें भी कुछ पोर्शन हर महीने करेंगे। उसके अलावा जो मंथली ड्यू होता है, पिछले महीने का ड्यू होगा, वो भी इस महीने रिलीज कर दिया करेंगे। हमारी तरफ से हमेशा द्वार खुले हैं जी, जो भी आना चाहे बात करने को आ सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि इन लोगों को ऐसी स्ट्राइक पे जाने का या ऐसा कॉल देने का नहीं करना चाहिए था, बिकॉज जब मैनेजमेंट पूरी तरह से इनकी मांगों को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरी तरफ से ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि स्ट्राइक कॉल की जाए। तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जबकि सरकार या तो कोई बात मान नहीं रही हो, या उनकी मानती है तो झूठे आश्वासन देती है, जवानी बोलती है, या हमने सबकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस निकाल के जो इनकी मांगे थी सारी ऑर्डर करके फुलफिल कर दी हैं। पैसा भी रिलीज़ किया अभी सरकार ने हाल ही में 30 करोड़ रुपये विशेष ग्रांट के तौर पर हमारे को दिया है अभी 3-4 दिन पहले, ताकि इनकी ये जो बैलेंस पेमेंट्स हैं सारी की जा सके। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम जहां कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का दावा कर रहा है, वहीं कर्मचारी यूनियन अभी भी आंदोलनरत है। इन दोनों के बीच टकराव कब तक दूर होगा, ये देखना बाकी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा।
17 अक्टूबर को वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेले जाने वाले एक दिवसीय मैच के लिए एचपीसीए ने धर्मशाला के क्रिकेट मैदान के बाहर पहला क्रिकेट काउंटर खोला। इस काउंटर को खोलने का समय सुबह 9 बजे का निर्धारित किया गया था, लेकिन ये काउंटर करीब 11 बजे खुला और जल्द ही 250 रुपए की टिकट खत्म होने की घोषणा भी कर दी गई, जिससे टिकट खरीदने आए लोगों ने टिकट बिक्री को लेकर कंपनी और एचपीसीए पर धांधली के आरोप लगाए। धर्मशाला के क्रिकेट मैदान के बाहर खुले टिकट काउंटर के सामने दर्शकों ने सुबह 6 बजे से ही लाइन लगानी शुरू कर दी थी। 11 बजे जैसे ही काउंटर खुला, उसके 1.5 घंटे के बाद क्रिकेट प्रेमियों को सूचना दी गई कि 250 रुपए वाली टिकटें खत्म हो चुकी हैं, जबकि एचपीसीए के आंकड़ों के मुताबिक 250 रुपए वाली टिकटों में 4500 दर्शकों की क्षमता है। दर्शकों का कहना था कि 4500 टिकटें 1.5 घंटे में कैसे खत्म हो गई। दर्शकों का यह भी कहना है कि टिकटें बेचने वाली कंपनी क्याजूंगा और एचपीसीए टिकटों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस मौके पर टिकट खरीदने आए बाहरी राज्यों के दर्शकों ने एचपीसीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कठुआ से आए दर्शक का कहना था कि वो सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े हैं और उनको 250 रुपए वाली टिकट नहीं मिली। उनका कहना था कि पुलिस वाले भी टिकट्स ब्लैक कर रहे हैं और काउंटर सिर्फ 10-10 मिनट के लिए खुलता है और बंद होता रहा। सभी टिकट लेने पहुंचे दर्शकों ने एचपीसीए को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरा नाम हरप्रीत है और मैं कठुआ से आया हूँ, जम्मू से। देखिए, यहाँ पे हम सुबह 8 बजे के यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे ग्राउंड के बाहर, और यहाँ पे सुबह से टिकट हमें नहीं मिल रही है और बार बार अंदर से सिर्फ यही आवाज़ आ रही है कि ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए टिकटें नहीं मिल रही है। जब भी इनकी काउंटर खुलता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए काउंटर खुलता है और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं, वो भी खुद जो टिकटें हैं वो ब्लैक कर रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे धांधली हो रही है, ब्लैकमेलिंग यहाँ पे चल रही है। अब इतनी धूप हो चुकी है और दोपहर का टाइम हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये काउंटर वापस खुले, लेकिन इन्होंने अभी यहाँ से अनाउंसमेंट कर दी है कि अब ये काउंटर नहीं खुलेगा। जो 250 वाली टिकट है वो हमने ब्लॉक कर दी है। तो क्या यहाँ पे जो 250 वाली टिकट है वो लेनी है तो क्या पहले बैठे हुए इन्होंने पहले बोला था कि मिलेगी, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि 250 वाली टिकट है वो नहीं मिली। कितनी की टिकट आपको सुबह से खड़े हैं तो कितनी की टिकट दी होगी? इन्होंने आई थिंक सिर्फ 100 टिकट दी है, वो भी कितनी कैपेसिटी है? तो अभी तक जो मतलब कहना है कि अभी तक 100 ही टिकटें कितनी टिकटें बिकी हुई? इस बारे में जब एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इस बारे में क्याजूंगा कंपनी से बात करें। जब कंपनी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने टिकट काउंटर का शटर नहीं खोला। उन्होंने इस प्रकरण पर प्रेस से बात करना उचित नहीं समझा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। सोलन में केंद्रीय श्रमिक बोर्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गई। समापन समारोह में विजयी फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यशाला में करीब 40 महिला श्रमिकों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और स्वयं सहायता समूह व महिला मंडल के गठन बारे विस्तृत जानकारी दी गई। सोलन में आयोजित केंद्रीय श्रमिक बोर्ड की 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि तरसेम भारती ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मार्गदर्शन करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ताकत महिलाएं हैं और उनका सशक्तिकरण व मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। भारती ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से न केवल उनका मार्गदर्शन किया गया, साथ ही उन्हें कानूनी पेचीदगियों से भी अवगत करवाया गया। जो हमारे हिंदुस्तान की ताकत है वो है महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आज यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया हिम प्रोडक्टरी एसोसिएशन के द्वारा, और जिसके अंदर महिलाओं को श्रम अवेयरनेस के बारे में जागरूकता करवाई गई। और इसमें विशेष तौर पे जो कानूनी सहायता है, कानूनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या समाधान है, कौन सा एक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बारे में जानकारी दी गई। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय सोलन से मात्र 8 किलोमीटर दूर बांदल गांव के बाशिंदों पर आज भी दीपक तले अंधेरे वाली कहावत सिद्ध होती है। विकास की धारा से अछूता बांदल गांव प्रशासन के दर पर बार बार मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी स्थायी समाधान न तो प्रशासन दे पाया है और न ही पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि।
जिला सोलन की ग्राम पंचायत स्लोगड़ा के बांदल गांव का एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय निवासी संदीप कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त सोलन मदन चौहान से मिला और उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और संबंधित विभाग को निर्धारित समयावधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त से मिलने आए स्थानीय निवासी संदीप कुमार, गणेश कुमार और राजकुमार ने कहा कि गांव के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश से मिलने और उन्हें फिर से गांव की मूलभूत सुविधाओं के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि स्लोगड़ा पंचायत के जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद गाँव की समस्या जस की तस है। हमारे गांव में अनेक समस्याएं हैं, जैसे पीने का पानी, रास्ता, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इस विषय में हमने पहले भी जिलाधीश महोदय को एक एप्लीकेशन दी थी पूरे गांव में कि ये समस्या है हमारी, पर आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही कोई ग्राम पंचायत का कोई प्रधान, ना कोई वार्ड सदस्य आज दिन तक हमारी सुनने नहीं आया। हमारे गाँव में रात को अगर जाना हो तो एक तो रास्ता नहीं है, दूसरे सौर ऊर्जा का कोई प्रबंध नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा है। हमारे देखो जी, पानी की तो बहुत बुरी हालत है हमारे, ठीक है ना जी। पानी बहुत गंदा है, पीने का पानी नहीं है हमारे, ठीक। हमने ग्राम पंचायत वालों को बोला था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और रास्ते के भी बहुत बुरे हमारे हाल है। हमारे बच्चों को हमारे पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता है स्कूलों के लिए, ठीक है ना जी। रास्तों में ना तो लाइट है कोई, ना कोई प्रबंध है। जंगली जानवरों का डर है हमारे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, उसी में ही पानी पीते हैं जंगली जानवर, उसी में हम पानी पीते हैं। जिलाधीश महोदय ने पंचायत को इस चीज़ के लिए आदेश भी दिए थे कि गाँव का मुआयना किया जाए, लेकिन 1 महीना बीत जाने के पश्चात अभी तक गाँव में ना तो कोई उच्च अधिकारी आए, ना हमारे ग्राम के प्रधान जी आए। और हमने जिलाधीश महोदय जी को भी इस विषय में एक एप्लीकेशन लिख के दी थी हफ्ता पहले कि आप इस गाँव का अपने उच्च अधिकारियों से निरीक्षण करवाया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए हम जिलाधीश महोदय से आज गाँव के कुछ लोग मिलने आए हैं। सिटी चैनल पर करीब 1 माह पूर्व इस गांव की बदहाली पर एक रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था और उपायुक्त ने गांव के दौरे के लिए डीआरडीए के परियोजना अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को निर्देश भी दिए थे। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी सोलन से मात्र 8 किलोमीटर का सफर तय करने में न जाने प्रशासनिक अधिकारियों को कितना समय और लगेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों में संशोधन का काम 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त सभागार में सोलन विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारियों और अधिसूचित अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता सोलन के तहसीलदार जियालाल चौहान ने की। इस शिविर में सोलन विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के 120 अधिकारियों और अधिसूचित अधिकारियों ने भाग लिया। सोलन में एसडीएम कार्यालय में तैनात निर्वाचन कानूनगो मुंशी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 1 जनवरी 2015 को अर्हता तिथि के तहत मतदाता सूचियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान 1 जनवरी 2015 की अर्हता तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा और आवश्यकता अनुसार इस सूची में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 और 30 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकों में मतदाता सूचियां पढ़कर सुनाई जाएंगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देशित 1 जनवरी 2015 को अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का जो निर्देश हुआ है, उसके अंतर्गत सोलन विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सभी मतदान केंद्रों में नियुक्त अभिहित अधिकारियों के लिए जो पूर्वाभ्यास रखा गया था अभी, जिसमें 120 अभिहित अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें जिला सोलन के स्थित जो तहसीलदार साहब सोलन हैं, सहायक निर्वाचित अधिकारी हैं, वो भी उपस्थित हुए। जो अवधि रहेगी वो कल यानी 15 अक्टूबर 2014 से 10 नवंबर 2014 तक की अवधि में ये प्रारूप जमा लिए जाएंगे वहाँ पर। इस अवधि में ग्राम सभाएं हैं 2, 17 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को 2 विशेष ग्राम सभाएं हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश से। इसमें सभी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में या जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसमें ग्राम मतदाता सूचियों को जनसाधारण के लिए पढ़ा जाएगा और उस पर जो है दावे और आक्षेप, आपत्तियां और जो दावे हैं वो प्राप्त किए जाएंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र 63 के तहत मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के लिए 125 अभिहित अधिकारियों को बचत भवन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र 63 के सहायक निर्वाचन अधिकारी जीसी नेगी ने बताया कि इन अधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र के तहत 91 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं द्वारा सूची में नाम दर्ज करवाने और दावे व आक्षेप प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संबंधी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। शिमला के बचत भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 125 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस मौके पर शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र 63 के सहायक निर्वाचन अधिकारी जीसी नेगी ने कहा कि प्रारूप 6, 7, 8 और 8A को भरकर मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने आए मतदाताओं के सहयोग के लिए ये अभिहित अधिकारी 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने 1 जनवरी 2015 तक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके और छूटे हुए मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने की अपील की, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना सहयोग प्रदान कर सकें। स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की तिथि जो है 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का चलेगा। इसके बारे में मॉर्निंग सेशन में सुपरवाइजर्स की रिहर्सल ट्रेनिंग भी दी गई थी। उसके अलावा भी बचत भवन में यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जिनकी नियुक्तियाँ की गई हैं इस कार्य के लिए उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, उनको हर पॉइंट्स पे ब्रीफिंग भी की जा रही है। उसके साथ साथ कल से ये फील्ड पे रहेंगे, पोलिंग बूथ पे ये तैनात रहेंगे। उनको जो फॉर्म्स वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, चाहे फॉर्म 6 के रूप में, चाहे उसके बाद खास करके जो नए वोटर्स अभी बनने हैं उनको पोलिंग बूथ पे उपलब्ध की जाएगी फॉर्म्स के, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ये लोग फॉर्म्स रिसीव करेंगे। इसके अलावा सपोज़ कि कोई शिफ्ट हो गए हैं या किसी की डेथ हो गई है तो उसके भी जो रिक्वायर्ड फॉर्म में भर के पोलिंग बूथ स्तर पे ये लेते रहेंगे और उसको अपने स्तर पे वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो BLO से उनकी ड्यूटी रहेगी कि ये उनको फर्दर वेरीफाई करें और ज़रूरत पड़ेगी तो डोर टू डोर जाके उसको कंफर्म भी करेंगे। इस शेड्यूल के तहत ये ड्यू टाइम पे फॉर्म्स लेने के उपरांत जो है ये ऑफिस में जमा करेंगे, जिसके बाद इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उसको फर्दर मौका देने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसको एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्शन करने हैं कि ड्यू अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसको डिसाइड करेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। हालांकि इलेक्शन खत्म हो गए हैं लेकिन जो इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस है ये टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। इसमें जो नए वोटर्स हैं जो 1 जनवरी 15 तक 18 साल के हो चुके हैं उनके इंक्लूजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने अपने वोट्स ना बना रहे हैं कि एज़ पर रिक्वायरमेंट पोलिंग बूथ पे जाएं। वहाँ पे कोई समझ बनना है तो हमारे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, BLOs होंगे, उनसे आप संबंध स्थापित करते हुए इसके बारे में रिक्वायर्ड फॉर्म्स लेके वहाँ पे भर के दे सकते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के साथ लगती पगोग पंचायत के बखारी, मोतीबाग और बडश गांव के लोगों ने परिवहन निगम से इस क्षेत्र में अतिरिक्त बस लगाने की मांग की है। पंचायत प्रधान कांशीराम शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक RN बत्ता से मिला। प्रबंध निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। राजधानी शिमला के साथ लगती पगोग पंचायत के बखारी, मोतीबाग और बडश गांव के लोग लंबे समय से अतिरिक्त बस लगाने की मांग कर रहे हैं। इन 3 गांवों के लोगों का कहना है कि पगोग से आने वाली बसें पहले ही खचाखच भरी रहती है, जिससे यहां की सवारियों, खासकर मरीजों, बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को खासा परेशानी होती है। पगोग पंचायत के प्रधान कांशीराम के नेतृत्व में पंचायत का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक RN बत्ता से मिला और उनके समक्ष अपनी समस्या रखते हुए जल्द से जल्द बुखारी बाया बडश बस चलाने की मांग की। सिटी चैनल से बात करते हुए पगोग पंचायत के प्रधान कांशीराम शर्मा ने क्षेत्र की समस्या के बारे में जानकारी देते हुए चेतावनी दी कि यदि लोगों की बस सेवा शुरू करने की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी निगम की ओर से आश्वासन दिए गए लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं अपने लोगों को लेकर ट्रांसपोर्ट, MD ट्रांसपोर्ट से बसों को लेकर मिला हूं कि ग्राम पंचायत पगोग में बसों की बड़ी समस्या है। पिछले 5 महीने पहले भी हम MD ट्रांसपोर्ट से मिले थे। MD ट्रांसपोर्ट ने हमें 1 महीने के अंदर बस लाने के लिए कहा था, लेकिन ये ग्राम पंचायत पगोग का दुर्भाग्य है कि 5 महीने बाद भी ग्राम पंचायत पगोग को कोई बस नहीं लगाई गई है और वहाँ पे आए दिन
जो बसें वहाँ पे रूटीन में चल रही है उनमें इतना रश है और उसमें इतनी आबादी वहाँ पे है कि लोगों को पाँव धरने के लिए उसमें जगह नहीं है। तो आज एमटी ट्रांसपोर्ट ने हमें आश्वासन ही नहीं दिया, लेकिन पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया है और डीएम ट्रांसपोर्ट के पास डीएम ट्रांसपोर्ट को लिखा है कि उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको तुरंत अमली जामा पहनाए। और यदि अगर एमटी ट्रांसपोर्ट या विभाग ग्राम पंचायत पगो को बस नहीं चलाती है तो ग्राम पंचायत पगो को मजबूरन जो है कोई एजिटेशन करना पड़ेगा। और मैं अपनी जनता से ये यकीन करता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये विश्वास है कि जो एमटी ट्रांसपोर्ट ने आज हमें आश्वासन दिया है कि ग्राम पंचायत पगो को बस लग जाएगी, वायदा भी अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्राम पंचायत पगो जो है भूख हड़ताल बैठने में भी कोई भी हर्ज नहीं करेगी। वहीं परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक आर्यन बत्ता ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि फिलवक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जैसे ही नई बसें आती हैं तो प्राथमिकता के आधार पर यहां नई बस लगाई जाएगी। फ्लीट आएगा JNNURM के अंतर्गत, उसके तहत हम जो नई बसें चलाएंगे तो उसमें इसको भी कर लेंगे, इस एरिया को भी कवर, क्योंकि अभी तो हमारी जितनी बसें आई हैं वो सारी डिप्लॉय हो चुकी हैं। तो अभी एक्स्ट्रा बस दें, इनके ऑलरेडी 6 बसें लगी हुई हैं, इनका कहना है कि इनके वहाँ ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है तो इसलिए एडिशनल बस मांग रहे हैं। तो जैसे ही नई बसें आ जाएंगी तो लगवा लेंगे। पगोग पंचायत के लोग लंबे समय से बस सेवा मुहैया करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिलते रहे हैं। अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या जल्द हल कर ली जाएगी। अब देखना यह है कि उनकी समस्या हल हो पाती है या एक बार फिर उनका मुंह आश्वासन से ही बंद कर दिया जाता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के 2014-15 बैच के इंजीनियरिंग और MCA के विद्यार्थियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय घंडुआ और चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें किसी भी संस्थान के विद्यार्थी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घंडुआ और चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने हिमाचल प्रदेश के तहत 2014 और 15 बैच के इंजीनियरिंग और MCA छात्रों को रोजगार के लिए साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त प्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय रोजगार अवसरों के लिए मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घंडुआ के कुलपति डॉक्टर RS बावा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि JPP का ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को JPP यूनिवर्सिटी घंडुआ और चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की सभी भर्ती मुहिमों के दौरान बेहतरीन रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे और घर बैठे ही SMS और ईमेल के द्वारा सभी प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर बावा ने बताया कि उत्तरी भारत के क्षेत्रों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाने की मिशनरी भावना के तहत शुरू किए गए इस कार्यक्रम को पिछले साल अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी और इसके जरिए हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर प्रदान किए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल इस मुहिम में दुनिया की 229 प्रसिद्ध कंपनियों ने आकर्षक वेतन पैकेज पर छात्रों का चुनाव कर प्लेसमेंट क्षेत्र में अनोखी मिसाल पेश की थी और इस वर्ष भी इससे अधिक कंपनियों के शिरकत करने की उम्मीद है। सारी कंपनियों ने हमें जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव करने का निमंत्रण दिया है और उन्होंने ये चुना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या CGC ग्रुप में हम जॉइंट कैंपस करेंगे। जॉइंट कैंपस का अर्थ ये होता है कि दूसरी संस्थाओं से भी हम बच्चों को कहते हैं कि आप यहाँ आइए और इस मौके का लाभ उठाइए। तो उसके लिए होता यह है कि जब भी कोई कंपनी आती है तो वो अपनी शर्त बताती है कि इतने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए या ये बच्चे एलिजिबल होंगे, तब हम बच्चों को बताते हैं और बच्चों को बहुत परेशानी होती है। हर बार वो देखते हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं है और बहुत बच्चे रह जाते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक पोर्टल बना दिया है हमारी वेबसाइट पे, जिसमें बच्चे अभी रजिस्टर कर सकते हैं। उनके सारे जो जितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं 10वीं में, 12वीं में और इंजीनियरिंग में या MCA में या MBA में, वो सब वहाँ भर देंगे। फिर ये हमारी जिम्मेवारी होगी कि जो कंपनी आएगी, जो एलिजिबिलिटी उसका क्राइटेरियन होगा, हम लगाएंगे और हम बच्चों को बताएंगे कि साहब आप एलिजिबल हो और आप आ जाइए। वो लिस्ट फिर हम कंपनी को भी भेजते हैं और कंपनी भी कई बार बच्चों को डायरेक्ट अप्रोच करती है। ये हम समझते हैं कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें बहुत सारा
सहयोग और मान्यता मिली है हिमाचल के बच्चों से, हिमाचल के माता पिता से, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और बच्चों को मैं निमंत्रण देता हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन आज से ही कराएं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे कैंपस में आएंगे फॉर जॉइंट प्लेसमेंट, उनको बस स्टैंड से या स्टेशन से लाने और छोड़ने का जिम्मा मेरा होगा, फ्री। मेरी बसेस यूनिवर्सिटी की लाएंगी। उसके अलावा जिन बच्चों ने रहना होगा, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे सिलेक्ट हो, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको अगले दिन रुकना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, उनको रात को रहने का इंतजाम भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूनिवर्सिटी करेगी। ये भी हमारा फैसला है और मैं ये सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चे आएँ, इस वजह से मत घबराएं कि वहाँ जाके उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सीजीसी उनको सपोर्ट करेगी ट्रांसपोर्टेशन देने में और लॉजिंग प्रोवाइड करने में। डॉक्टर आर.एस. बावा ने कहा कि आने वाला समय रोजगार के नजरिए से इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा और ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक 2020 तक इंजीनियरिंग सेक्टर में 25 लाख इंजीनियरों, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया सेक्टर में 12 लाख एनिमेटरों और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में 10 लाख से अधिक शिक्षित विद्यार्थियों की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग और एमसीए जैसे कोर्स करने के बाद हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पैकेज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से नया वेब पोर्टल खोला है उससे अब उनकी उम्मीदें जगेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ मैं राकेश शर्मा। जिला सिरमौर के दलित विकास संगठन शिलाई और संगड़ाह के किसानों को पशुओं के लिए घास और चारे की समस्या सताने लगी है। इस समस्या को लेकर सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से मिला। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए मामले को कैबिनेट में उठाने का आश्वासन दिया। जिला सिरमौर के शिलाई और संगड़ाह खंड के किसानों को पशुओं के लिए घास और चारे की समस्या सताने लगी है। दलित विकास संगठन संगड़ाह और शिलाई ब्लॉक के अध्यक्ष बिरबल सिंह ने मंगलवार को शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सिरमौर जिला के लोहारा गांव में 17 परिवार दलितों के हैं और हर परिवार ने अपने गुजारे के लिए शामला जमीन में अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 20-25 वर्षों से पशु चारा के लिए घास नहीं रोकी थी, लेकिन 2001 में शामलात भूमि के संदर्भ में बने कानून के तहत शामलात भूमि वापस उन मालिकों को की गई जो 26 जनवरी 1950 के मालिक हैं। इस कानून का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से गरीब परिवारों और दलित परिवारों पर प्रभाव पड़ा है, जिस कारण उन्हें अपने पशुओं को बेचना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को दलित विरोधी सरकार भी बताया। शामलात मुद्दे को लेके की है कि यहाँ पे जो हमारे हिमाचल में है, हिमाचल के जिला सिरमौर में जो शामलात भूमि वापस मालिकों को दी है, इसमें हम इस कानून का हम कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार ने 2000 में एक कानून बनाया जिसके तहत ये शामलात भू मालिकों को वापस किए, किंतु ये उन्हीं मालिकों को वापस किए जो पहले ही बहुत बड़े ज़मीनों के मालिक है। इसमें जो सबसे कम तबका जमींदार है या दलित लोग हैं या ऐसे वंचित शामलात वंचित लोग हैं, उनको इसका सीधा लॉस हुआ है, क्योंकि उनके पास पहले ही 1-2 बीघा ज़मीन थी जो जिनसे उनकी रोजी रोटी नहीं चलती थी। उनकी रोजी रोटी एक पशु पाल के चलती थी। वो आसपास के जंगलों से घास ला के अपना भेड़ बकरियाँ और गाय वगैरह पाल के अपना बच्चों का गुजारा करते थे। किंतु 2001 में जब ये कानून बना तो उस कानून के तहत शामलात भूमि उन्हीं मालिकों को चलेगी जो पहले ही शामलात के मालिक थे। इससे जो दलित पूरा वर्ग है वो इससे वंचित रह गया। और जो गुलामी हमारे बुजुर्गों ने पहले बंधुआ मजदूर के तौर पर उनके घरों में की थी, किंतु वो बेट प्रथा दोबारा शुरू हो जाएगी इस शामलात कानून के बनने से। हम दलित लोग जमीन कम होने के कारण जुब्बल कोटखाई में मजदूरी करने जाते थे। जो पैसा वहाँ से हम कमा के लाते थे, वो पैसा जिससे हमारा टिपू का राशन चलता था, अन्य ज़रूरतें हमें बच्चों के पढ़ाई के लिए चलता था, वो राशन अब हमें घास खरीदने के लिए वो पैसा जो हम कमा के लाते थे जिससे हमारा राशन चलता था, वो हमें अब पशुओं के लिए घास खरीदना पड़ता है। डिमांड हम ये करेगी, जो एक कानून बना है 2001 में सरकार ने कानून बनाया, इसको तुरंत हम निरस्त करने की मांग करते हैं। इस कानून का हम कड़ा विरोध करते हैं और ये जो जमीन पहले की तरह साझी रखी जाए जिससे हर वर्ग का लोग इसे गुजारा कर सके। बिरबल सिंह ने कहा कि उन्होंने इस मामले में दिसंबर 2013 में 833 परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बिरबल ने कहा कि अपनी मांग को लेकर सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल से मिला, जिस पर मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। इसको लेके हम दिसंबर 2013 में एक सेक्रेटरीट गए थे। एक 833 परिवारों का हमने साइन कराया था और मुख्यमंत्री को दिया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको दिया था, किंतु उन्हें आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद हम दोबारा इसको एक डेपुटेशन
उनसे फिर मिला, पिछले कल मिला, वहाँ सीएम साहब नहीं मिले, धनीराम शांडिल से हम इस बारे में मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को हम कैबिनेट में उठाएंगे, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जहाँ पे इस शामलात भूमि की तकसीम हुई है वहाँ पे एक एक परिवार को 600 से 700 बीघा जमीन शामलात मिली है, क्योंकि उसके बाद पहले 100 बीघा से ऊपर जमीन है और उसको 600-700 बीघा जमीन मिली है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार ऐसी दलित विरोधी सरकार क्यों है, जिसके पास पहले ही 100 बीघा है उसको क्यों और ज़्यादा जमीन दी जा रही है, किंतु जिसके पास 2 बीघा 2 बिस्वा जमीन है उसको और कंगाल किया जा रहा है। बीरबल ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो जो हमारा ये यहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस की दलित विकास संगठन शिलाई और संगड़ा ब्लॉक का, तो एक तो हम कोर्ट का सहारा इसके लिए लेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे और इनके विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि ये लोग जब इनको वोट की जरूरत होती है तो हर प्रकार के वादे हमसे करते हैं, किंतु जब हमें अपनी मांगों को लेकर इनके पास जाते हैं तो इनके पास या तो हमें समय मिलने के लिए हमें समय नहीं होता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 महाविद्यालयों के लगभग 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता आरकेएमवी की प्रधानाचार्य मीरा वालिया ने की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से आरकेएमवी में आयोजित महिला व पुरुष अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मीरा वालिया ने की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 महाविद्यालयों के 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में राजकीय पीजीसी ऊना को प्रथम और महिला वर्ग में राजकीय कन्या महाविद्यालय को प्रथम ऑल ओवर ट्रॉफी से नवाजा गया। आरकेएमवी कॉलेज की प्रधानाचार्य मीरा वालिया ने कॉलेज को ओवरऑल ट्रॉफी मिलने पर खुशी जाहिर की और छात्राओं को बधाई दी। आरकेएमवी में 2 दिवसीय इंटर कॉलेज जूडो चैंपियनशिप मेन एंड विमेन का आयोजन करवाया गया और आज यहाँ पे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है। 2 दिन हमारे बहुत अच्छे यहाँ पे निकले, बहुत सी उत्सव का माहौल था और बहुत कुछ इस गेम से हमें सीखने को मिला कि जूडो जो है युवाओं को किस लिए ज़रूरी है, किस तरह से बहुत सी प्रतिभाओं का यहाँ पर पता चला। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि गर्ल्स की जो कैटेगरी थी उसमें आरकेएमवी को ओवरऑल ट्रॉफी मिली है जूडो की, जिसमें आरकेएमवी फर्स्ट है और सेकंड गर्ल्स में पीजी सेंटर शिमला है और बॉयज़ में ये जो चैम्पियनशिप है इसकी जो ट्रॉफी है इसको जीसी ऊना ने हथियाया है और सेकंड प्लेस पर गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा आया है। और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हमें एचपी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह के आयोजन करवाने का मौका मिलता रहेगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।